हुए इस जहाज को 111 साल होने वाले हैं और आज भी इसका डूबा हुआ मलबा अपनी दास्तान सुना रहा है। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जिस दिन अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकलने वाला था। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर से लेकर थर्ड क्लास तक सभी लोग अमेरिका जा रहे होते हैं एक बेहतरीन जिंदगी को ढूंढने के लिए। इन सभी को मिलाकर इसके अंदर 2240 पैसेंजर मौजूद होते हैं। इस जहाज की कमांड संभालते हैं 62 साल सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। उस वक्त पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर, क्योंकि ये शिप उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल शिप थी। ये शिप लगभग राइट टू लेफ्ट 882 फीट और 173 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी। बल्कि इसके इंटीरियर को भी इस तरह डिजाइन दिया गया था कि वो आज के 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगा। इसके अंदर 480 कमरे, स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े स्टेयर केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक जिम, 4 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। उस जमाने में ये शिप बनाने की कॉस्ट पड़ी थी लगभग $7.5 मिलियन, जो आज के लगभग $400 मिलियन के बराबर है। इसके अलावा टाइटैनिक को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी और फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था, उसकी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप माना जाता था। मतलब एक ऐसा शिप जो कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को तब लगता था कि ये शिप बहुत ही सेफ है। इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, जो उस वक्त लगभग 137 शिप बना चुकी थी। और टाइटैनिक को लेकर मीडिया में बहुत ज्यादा बातें फैल रही थी कि ये पूरी तरह अनसिंकेबल है। बल्कि इस जहाज को लेकर बहुत सारी बातें भी बनने लगी थी, जैसे कि लोग कहने लगे थे कि अगर इस जहाज को ऊपर वाला भी चाहे तो ये नहीं डूब सकता। 10 अप्रैल 1912 दोपहर के 1 बजे इस जहाज का इंजन स्टार्ट होता है। जहाज पर सभी पैसेंजर्स अपने रिश्तेदारों को और अपनी फैमिली को आखिरी दफा अलविदा करते हैं। आंसू टीवी की एक और वीडियो में 2 दिन बाद ही एक दूसरा जहाज जो टाइटैनिक से थोड़ा आगे होता है, वो एक रेडियो सिग्नल भेजता है और टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग देता है, जिसमें इनको बताया जाता है कि समंदर में बहुत सारी आइस तैर रही है, जरा ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक खतरे से बचने के लिए 2 दफा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन वो अपनी स्पीड फिर भी कम नहीं करता। ये जहाज 2 दिनों तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है और इन्हीं 2 दिन के अंदर अंदर टाइटैनिक को मजीद 7 आइस वार्निंग और मिल जाती हैं। मगर कैप्टन स्मिथ और उनका स्टाफ इन वार्निंग को इग्नोर कर देता है और स्पीड कम करने की बजाय और तेज कर देते हैं। धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती जाती है और फिर रात हो जाती है। टेम्परेचर भी काफी गिर जाता है। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात ये कही जाती है कि इस रात को चांद नहीं निकला था। बिना चांद के पूरे समंदर में कहीं भी रोशनी नहीं थी। इस वजह से दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी टाइटैनिक अपनी पूरी ताकत से सफर कर रहा था। जहाज के टॉप पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर हमेशा रात के वक्त किसी न किसी को बिठा कर रखा जाता है कि जहाज के सामने से जो कुछ भी नजर आता है उसे देखकर ये फौरन कंट्रोल रूम को अलर्ट कर सकें। इस पॉइंट पर शदीद ठंड होती है, तेज हवाएं होती हैं और अंधेरी रात को झेलते हुए हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। लगभग रात के 11:39 पर एक बंदा जिसका नाम फेडरिक फ्लीट था, जो इस पॉइंट पर बैठकर सामने से आने वाली ट्रैफिक को देख रहा था, ये अपने सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ इस जहाज से टकराने वाला है। फौरन से ये अपने सभी क्रू को अलर्ट करता है और बोलता है कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जहाज को जल्दी से लेफ्ट साइड पर मोड़ो। इस जहाज की रफ्तार कम करने के लिए इंजन को रिवर्स साइड पर चलाया जाता है और जहाज का डायरेक्शन व्हील भी पूरी तरह घुमा दिया जाता है। घुमा दिया जाता है, लेकिन इस 1 मिनट में जहाज का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मुड़ सका और जहाज सीधा आइसबर्ग से टकरा गया। ये कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, बल्कि ये आइसबर्ग अप टू डाउन 400 फीट और राइट टू लेफ्ट 200 फीट था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस आइसबर्ग का वजन लगभग 1.5 मिलियन टन होगा और ये आज से लगभग 1 लाख साल पुराना आइसबर्ग था। तकरीबन 10 सेकंड तक ये जहाज इसी के साथ रगड़ खाता रहा और इसी टकराव में टाइटैनिक के बॉटम एरिया पर बहुत ज्यादा डेंट पड़ गया और इसी वजह से शिप की बॉडी में छोटे छोटे छेद भी बन गए। इस शिप के टकराव के बाद एडवर्ड जॉन स्मिथ और इस शिप के आर्किटेक्ट फौरन इस शिप का जायजा लेते हैं कि इस जहाज को इस टकराव से कितनी चोट पहुंची है, कहीं ये जहाज इस टकराव से डूब तो नहीं जाएगा। जब इन्होंने बहुत बारीकी से देखा तो इन्हें रियलाइज हुआ कि ये जहाज 2 घंटे से भी कम वक्त में डूब जाएगा। जहाज का क्रू ये सुनकर एकदम से कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये कभी भी डूब नहीं सकता। इस जहाज को जिस टेक्नोलॉजी की बेस पर बनाया था वो टेक्नोलॉजी भी अब फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि इस जहाज के बॉटम को 16 कंपार्टमेंट में बनाया गया था। 16 में से अगर 4
4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाता तो ये जहाज ठीक ठाक तैर सकता था। लेकिन आइसबर्ग से जो टकराव हुआ उसमें जहाज की साइड का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया था, जिस वजह से पानी बहुत तेजी से शिप में दाखिल होने लगा था और पानी पहले 6 कंपार्टमेंट तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये था कि इस जहाज को अब डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब ही जाएगा। रात के लगभग 12 बज रहे थे और जहाज के आगे का हिस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था। तभी जहाज के कैप्टन स्मिथ ने रेडियो ऑपरेटर को बार बार ये ऑर्डर किया कि जहाज के आसपास एक रेडियो सिग्नल भेजो ताकि कोई इस सिग्नल को रिसीव कर सके और हमारी मदद के लिए आ सके। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिक्स लगातार कई सारे सिग्नल एक के बाद एक भेजते चले गए, बस इसी उम्मीद में कि आसपास से गुजरने वाला कोई शिप हमारा सिग्नल रिसीव करे और हमारी मदद के लिए आ सके। फिर आखिर 20 मिनटों के बाद RMS कारपैथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के सिग्नल को रिसीव कर लेता है और टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से कम्युनिकेट करके ये फैसला करता है कि वो टाइटैनिक को बचाएगा। असल में ये जहाज भी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ही बनाया था। ये दोनों शिप्स एक ही कंपनी ने तैयार की थी, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये जहाज पास होकर भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर कारपैथिया अपनी टॉप स्पीड पर भी चलता तो इसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लग जाने थे और इतना वक्त टाइटैनिक के पास नहीं था। अगर जहाज के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें अभी भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स यही समझ रहे थे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी ने जो ऐड बनाए थे उसमें तो बार बार कंपनी यही कह रही थी कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। धीरे धीरे एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी भरता जा रहा था। अब जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा था और अब पैसेंजर्स को भी ये लगने लगा था कि ये जहाज एक्चुअली में पानी के अंदर डूब जाएगा। जहाज का जो आगे वाला पोर्शन था इसमें पानी इतना भर चुका था कि आधी शिप पानी में डूब गई थी और इसी वजह से जहाज का जो पीछे वाला हिस्सा था ये ऊपर हवा में उठ गया था, यानी शिप के प्रोपेलर्स पूरी तरह ऊपर उठ गए थे। इस वजह से जहाज के अंदर काफी भाग दौड़ मचने लगी। ये सब देखते हुए कैप्टन ऑर्डर देता है कि सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स के जरिए नीचे उतारा जाए और इन बोट्स पर औरतों और बच्चों को सबसे पहले जहाज से नीचे उतारा जाएगा। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी और सभी पैसेंजर्स एक दूसरे से हड़बड़ी में आकर लड़ने लगे थे ताकि वो बोट्स में बैठ सकें। इन बोट्स के अंदर 65 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन हड़बड़ी में सिर्फ 28 लोगों को इन लाइफ बोट्स में बिठाया गया। इवन कुछ लोगों ने इन बोट्स में बैठने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि वो किसी न किसी तरह इन बोट्स पर बैठ सकें, लेकिन दूसरी तरफ थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को पूरी तरह जहाज पर डूबने के लिए छोड़ दिया गया। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी से नीचे उतारी गई। इसके बावजूद भी जहाज में 1500 लोग अभी मौजूद थे जिनको कंपार्टमेंट से बाहर ही नहीं आने दिया। 2:20 पर टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और फिर धीरे धीरे जहाज का दूसरा हिस्सा भी पानी में डूब जाता है। आखिर 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो लोग जहाज के अंदर मौजूद थे वो या तो जहाज के अंदर ही जहाज के साथ पानी में डूब गए होंगे या फिर जिनको तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए होंगे, क्योंकि तब पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी 30 मिनटों तक इस ठंडे पानी को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी इस ठंडे पानी की वजह से। टाइटैनिक के साथ ही कैप्टन एडवर्ड स्मिथ डूब गए थे। कहा जाता है कि जहाज डूबने तक ये अपने कैबिन में ही खुद को लॉक करके जहाज के डूबने का इंतजार करते रहे थे। RMS कारपैथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था, जब लगभग ये रात के 3:30 बजे वहां पहुंचता है तो वहां एक तरह का क्यामत जैसा मंजर देखता है। टाइटैनिक जहाज पूरी तरह समंदर निकल चुका था। समंदर पर कई सैकड़ों लाशें तैर रही थी। कुछ लोग जिनको बोट्स में उतारा गया था उनमें भी कुछ लोग ठंड की वजह से मारे जा चुके थे। RMS कारपैथिया इन सभी लोगों को, जो लगभग 700 से ज्यादा लोग थे, इन सभी लोगों को बचा लेता है। टाइटैनिक के इस हादसे के बाद मीडिया में ये बात बहुत ज्यादा फैलती है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं। इसके मुतालिक कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आती हैं जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला था कि टाइटैनिक के साथ एक दूसरा जहाज भी मौजूद था जो इस शिप से 37 किलोमीटर दूरी पर था, जो उस वक्त टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक पर मौजूद पैसेंजर्स को बचाने के लिए। इस जहाज का नाम SS कैलिफोर्निया था। विकिपीडिया के मुताबिक टाइटैनिक जहाज के टकराने से 1 घंटा पहले इस जहाज से ये वार्निंग दी गई थी कि आगे संभल कर बढ़ना, इस जगह समंदर पर बहुत ज्यादा आइस मौजूद है। उसके बाद रात को 11:15 पर SS कैलिफोर्निया शिप का रेडियो पूरी तरह से बंद हो जाता है। SS कैलिफोर्निया जहाज आइस को देखकर खतरे से बचने के लिए रात को वहीं रुक जाता है। इवन ये जहाज टाइटैनिक से इतनी दूरी पर था कि टाइटैनिक के सभी पैसेंजर इस जहाज को देख सकते थे, लेकिन ये जहाज तब भी टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचाने के लिए नहीं पहुंच पाता। जब टाइटैनिक से आसमान पर रॉकेट्स फायर किए जा रहे होते हैं, तब कैलिफोर्निया जहाज पर बैठे सभी पैसेंजर इन रॉकेट
टाइटैनिक को देख रहे होते हैं, मगर इन्हें लगता है कि टाइटैनिक पर सभी अमीर लोग जा रहे हैं, वो कोई पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, और इसी गलतफहमी में इन्होंने टाइटैनिक को डूबने के लिए छोड़ दिया। कुल मिलाकर इस जहाज से ही गलतियां नहीं हुई, बल्कि टाइटैनिक और उसके क्रू से भी बहुत ज्यादा गलतियां हुई थी। ये शिप बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स इस जहाज पर रखी थी, जबकि इस शिप पर 40 लाइफ बोट्स की जगह बनाई गई थी, क्योंकि कंपनी को तब यही लगा होगा कि आखिर इस जहाज पर बोट्स की क्या जरूरत है, ये तो कभी डूब ही नहीं पाएगा। दूसरी गलती जहाज के कैप्टन से हुई थी। जिस दिन इस जहाज को सफर पर निकलना था, उस दिन जहाज पर एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने ये सोचकर वो ड्रिल नहीं करवाई कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है। तीसरी गलती थी स्टीयर व्हील पर बैठे हुए क्रू मेंबर रॉबर्ट हिचन्स की, जिसको कमांड दी गई थी कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ा जाए, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रॉबर्ट ने इस जहाज को राइट साइड पर मोड़ दिया था, जो जहाज को आइसबर्ग की ऑपोजिट साइड पर ले गया था। बहुत सारे आर्टिकल्स में ये भी लिखा है कि टाइटैनिक को कई वार्निंग मिली थी कि आगे बहुत सारी आइसबर्ग हैं, आहिस्ता चलो और जरा ध्यान से चलो, लेकिन फिर भी ये सब इग्नोर करके वो फुल स्पीड पर एक ही डायरेक्शन में दौड़ता जा रहा था, और कैप्टन ने इसकी रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं की। इसके पीछे की वजह ये थी कि कैप्टन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था जहाज की कंपनी का, क्योंकि कंपनी ये चाहती थी कि इस जहाज को सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर अपना सफर मुकम्मल करवाना है, और इसी वजह से जहाज के कैप्टन पर पीछे से बहुत ज्यादा दबाव था, सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने के लिए कि ये जहाज ना सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज जहाज है। टाइटैनिक को समंदर के अंदर ढूंढने में लगभग 70 साल का वक्त लगा था। 1985 में इसको समंदर के अंदर पहली बार ही नहीं देखा गया था, बल्कि इसकी फुटेज भी ली गई थी। समंदर की गहराई में 3800 मीटर यानी लगभग 3.8 किलोमीटर नीचे इस शिप का मलबा पाया गया था, जो 2 अलग अलग टुकड़ों में मौजूद था। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे, जो आज भी समंदर में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदर के बैक्टीरिया इस जहाज को खाते जा रहे हैं, और साल 2030 तक समंदर में इसकी पहचान बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि आखिर कोई टाइटैनिक जहाज